हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था लोकोमोशन एंड मूवमेंट के पहले पार्ट के बारे में, जिसमें हमने टाइप ऑफ मूवमेंट्स की बात करी थी। तो टाइप ऑफ मूवमेंट आप जानते हैं तीन तरीके के होते हैं: अमीबॉइक, सीलरी और मस्कुलर। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा हमने बताया था कि हम हर एक पार्ट में, हर एक वीडियो के जो पार्ट है उसमें एक एक पार्ट को कवर करेंगे। तो आज हम लोग मसल्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। टाइप ऑफ मूवमेंट हमने लास्ट वीडियो में जान लिया था। देखिए, आइए समझते हैं मसल्स के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं मसल्स आपकी बॉडी का एक अहम हिस्सा है जो कि लोकोमोशन और मूवमेंट में आपकी मदद करता है। ठीक है, मसल्स को अब हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर 8 दैट द सीलरी एंड द फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. Flagella movement help in the swimming of the spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges, and in locomotion of the protista like uh, Euglena. फ्लैजिला का मदद फ्लैजिला किस चीज़ में मदद करता है? हमारी फ्लैजिला स्पर्मेटोजोआ के स्विमिंग में मदद करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट, पानी के जो वाटर करंट है उसको मेंटेन करने में मदद करता है कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस के अंदर। और लोकोमोशन में मदद करता है किसकी? प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा या लाइक यूग्लिना 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 जैसे प्रोटिस्टा की लोकोमोशन में कौन मदद करता है? यूग्लिना जैसे प्रोटिस्टा की लोकोमोशन में हमारे जो है फ्लैजिला यहाँ पर मदद करते हैं। ठीक है, मसल्स आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन। यहाँ पर मसल्स के बारे में बताया गया है कि मीजोडर्मल ओरिजिन से ये निकल के आते हैं। मसल्स किस तरीके से निकल के आते हैं? मीजोडर्म से निकल के आते हैं। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी, यहाँ पर देखिए, अबाउट 40 to 50% of the body weight of a human adult is contributed by the muscles. अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपके नीट के एग्जाम में आ सकता है कि कितना परसेंट बॉडी का वेट ह्यूमन एडल्ट में मसल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो है 40 से 50%। 40 से 50 मतलब 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक exhibitory, contractory, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है डायरेक्टली मसल्स की? आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ पर मसल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। द मसल्स हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक एक्सिबिट लाइक एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी मतलब मसल्स को अगर किसी भी तरीके का स्टिमुलस दिया जाए तो वो एक्साइट हो जाता है। जैसे ब्रेन ने आपका हाथ अगर आग के ऊपर आ गया और आपके ब्रेन ने स्टिमुलस दिया कि हाथ हटा लो, तो एक्साइटेबल होके मसल मसल जो है अपना हाथ मसल वहाँ पर एक्साइटेड होगा, मतलब एक स्टिमुलस की वजह से वहाँ पर एक्शन लेगा और अपने हाथ को पीछे करने में मसल्स वहाँ पर आपकी मदद कर देगा। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप लोग जानते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब एक्सटेंशन के लिए मदद यहाँ पर जो मसल्स हैं उसकी मदद करता है। और इलास्टिसिटी भी इसका एक फीचर होता है। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, appearance and nature of regulation of their activity. Based on their location there are three type of muscles. Muscles को अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो है क्राइटेरिया में बांटा गया है उसके लोकेशन, अपीयरेंस और नेचर के बेसिस पर। बेस्ड ऑन द लोकेशन, लोकेशन मतलब किस जगह पर मसल्स है उसके बेसिस पर तीन तरीके के मसल होते हैं: स्केलेटल मसल, विस्कल मसल और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जो हमारे स्केलेटन के ऊपर होंगे, विस्कल मसल जो हमारी विसिकल कैविटी के अंदर होंगे और कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट के अराउंड होंगे। स्केलेटल मसल्स को अब हम लोग देखते हैं। स्केलेटल मसल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल कंपाउंड ऑफ द बॉडी. दे हैव द स्ट्रिप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड हेंस आर कॉल्ड द स्ट्राइटेड मसल. स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रिप्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रिप्स मतलब कुछ इस तरीके के स्ट्रिप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर स्क्रीन में आप लोग देखिएगा, एक सेकंड देखिएगा, देखिए कुछ स्ट्रिप्स देखने को मिल रही है यहाँ पर, ये इसकी वजह से इसको स्ट्राइप्ड मसल कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये देखिए
Skeletal muscle are closely associated with the skeletal compound of the body. They are stripped appearance under the microscope and are called the striated muscle. As their activity are under the voluntary control of a nervous system, they are known as the voluntary muscle too. ये voluntary muscles भी कहते हैं क्योंकि हमारे nervous system इसको control कर सकता है. Striated muscles ही skeletal muscles होते हैं और वही voluntary muscles भी होते हैं क्योंकि हमारी जो body है उसकी activities को control कर सकते हैं. They are primarily involved in the locomotion, action, changes of the body position. Locomotion के लिए इसकी मदद locomotion के लिए बेसिकली यूज किया जाता है. दूसरे मसल्स होते हैं हमारे विस्कल मसल. तो आपको याद रखना है यहाँ पर स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं और वॉलेंटरी कंट्रोल में होते हैं. ठीक है. दूसरे मसल्स होते हैं लोकेशन के बेसिस पे visceral muscle are located in the inner wall of the hollow visceral organ of the body like the एलिमेंट्री कैनाल मतलब आपके जो पेट है, पेट के अंदर के जो मसल है वो विस्कल मसल्स कहलाएंगे. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आपके जो मसल्स हैं वो भी विस्कल मसल्स कहलाएंगे. दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्ट्राइशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस. कोई भी स्ट्रेशन नहीं दिखता. स्ट्रेशन मतलब वही स्ट्रिप्स नहीं दिखती है, स्मूथ मसल्स होते हैं. Hence they are called the smooth muscle, non-striated muscles. इसमें स्ट्रिप्स नहीं दिख रही हैं इसलिए ये स्मूथ मसल्स हैं. अब जो हमारे कंट्रोल में है उसमें स्ट्रिप्स हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है स्मूथ मसल्स हैं उसमें नॉन स्ट्राइटेड रहते हैं. Their activity are not under the voluntary control of the nervous system and are therefore known as the involuntary muscles. They assist, for example, in the transportation of the food through the digestive tract and gamete through the genital tract. आपके अंदर जो भी फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो सब विस्कल मसल्स के थ्रू होगा और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी जो मूवमेंट होगा वो विस्कल मसल की मदद से होगा और गैमेट्स का जो मूवमेंट्स है जेनेटिव ट्रैक्ट में वो भी विस्कल मसल्स की मदद से ही होगा. तो पहला मसल स्केलेटल मसल, दूसरा मसल विस्कल मसल. ठीक है. एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल. अब हम लोग तीसरे मसल्स के बारे में बात करने वाले हैं. यहाँ पर हमने देखा था 3 मसल होते हैं, स्केलेटल, विस्कल और कार्डियक. आइए अब देखते हैं कार्डियक मसल्स को. एज द नेम सजेस्ट कार्डियक मसल आर द मसल्स ऑफ द हार्ट. Many cardiac muscles assemble in a branching pattern to form a cardiac muscle. Many cardiac muscle assemble in a branch pattern to form a cardiac muscle. Based on the appearance, cardiac muscle are striated. देखिए यहाँ पर स्केलेटल मसल भी स्ट्राइटेड होता है और हमारा कार्डियक मसल भी स्ट्राइटेड होता है. दे आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर, लेकिन ये इनवॉल्यूंटरी होता है. देखिए स्केलेटल मसल आपके वॉल्यूंटरी कंट्रोल में रहेगा लेकिन कार्डियक मसल आपके इनवॉल्यूंटरी रहता है, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं रहता. And as the nervous system does not control their activity directly. समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? Let us examine the skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of the contraction. अब हम contraction को यहाँ पर समझने की कोशिश करें. Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundle और fascicles. fascicles की muscle bundle और fascicles जोड़ के क्या बनाती है? Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of the muscular bundle और fascicles. समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? Held together by a common collagen connective tissue layer called the फेसिया. अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फेसिया क्या होता है. तो देखो यहाँ पर ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल हमारे बॉडी में जो है वो नंबर ऑफ मस्कुलर बंडल्स के थ्रू बने रहते हैं. बहुत सारे मस्कुलर बंडल एक साथ जुड़ते हैं और कोलेजन फाइबर टिश्यू उनको जोड़ के रखता है, उसको कहते हैं फेसिया. फेसिया क्या होता है? फेसिया एक तरीके के सीमेंट है. अब सीमेंट है तो क्या जोड़ेगी? वो सीमेंट ईंट को जोड़ती है. वैसे ही यहाँ पर जो फेसिया है वो हमारे मस्कुलर बंडल को जोड़ने में हमारी मदद करती है. देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम भी है. डायग्राम क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ अ मस्कुलर शोइंग अ मसल बंडल एंड अ मसल फाइबर. यहाँ पर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं जो कि फेसिया के थ्रू फसाइकल्स, मसल बंडल को हम लोग फसाइकल्स कहते हैं और मस्कुलर सेल्स जो रहते हैं उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर फेसिया की मदद ली जाती है. फसाइकल्स जो है हमारे उनको जोड़ने के लिए फेसिया की मदद ली जाती है. ये क्या है? फसाइकल्स हैं, मस्कुलर बंडल है, स्केलेटल मसल के अंदर होते हैं. यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल की बात हो रही है. यहाँ पर कार्डियक और वेस्कुलर मसल की बात नहीं हो रही है. तो each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscular bundle और fascicles. समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? Muscular fiber is lined by the plasma membrane called
सार्कोलेमा, सार्कोलेमा मस्कुलर बंडल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो मस्कुलर फाइबर है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सार्कोलेमा एंक्लोज्ड अंडर सार्कोप्लाज्म। ये सार्कोप्लाज्म के अंदर एंक्लोज रहती है। मस्कुलर फाइबर इज अ essential of the sarcoplasm. Muscular fiber is syncytium as the sarcoplasm contains many nuclei. The endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is the storehouse of the calcium ion. Endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of a muscle fiber, is the storehouse of a calcium ion. अब भाई कैल्शियम आयन रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। क्या रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर? कैल्शियम आयन रहता है। A characteristic feature of a muscle fiber is the presence of a large number of the parallelly arranged filaments in the sarcoplasm known as the microfilament. A characteristic feature of a muscle fiber की क्या characteristic feature रहेगी? The presence of large number of parallelly arranged filament. उसके अंदर पैरेलली अरेंज फिलामेंट बहुत से देखने को मिलते हैं इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड द माइक्रोफिलामेंट और अ माइक्रोफाइब्रिल। ईच माइक्रोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। अब माइक्रोफाइब्रिल के अंदर क्या होते हैं? डार्क और लाइट बैंड होते हैं। A detailed study of a microfibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of very important protein actin and myosin। अब इसके अंदर जो हमारा मसल्स जो रहते हैं उसके अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं और माइक्रोफाइब्रिल्स के अंदर जो डार्क और लाइट बैंड रहता है वो एक्टिन और मायोसिन की वजह से होता है। द लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इट इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिन बैंड, whereas the dark band contain A और एनिसोट्रोपिन बैंड कंटेन्स मायोसिन। समझ पा रहे हैं आप इन बात को? एक्टिन और मायोसिन के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। डार्क बैंड को हम लोग एक्टिन कहते हैं, मायोसिन जो हमारा लाइट बैंड होता है। और लाइट बैंड के अंदर में कंटेन एक्टिन। लाइट बैंड कंटेन एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिन बैंड। एक्टिन को ही आई बैंड कहते हैं और आइसोट्रोपिन बैंड कहते हैं। वेयर इज द डार्क बैंड इज कॉल्ड द ए बैंड। डार्क बैंड को क्या कहते हैं? एनिसो अनाइसोट्रोपिन बैंड एंड कंटेन द मायोसिन। उसके अंदर मायोसिन होता है भाई। तो डार्क बैंड कौन सा होता है? मायोसिन होता है। लाइट बैंड क्या होता है? लाइट बैंड एक्टिन होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन के बारे में क्या, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें अगर, तो बोथ द प्रोटीन आर अरेंज्ड एज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। both the protein are arranged as a rod-like structure parallel to each other and also to the longitudinal axis of the myofibrils. Actin filament are thinner as compared to the myosin filament, hence commonly called the thin and the thick filament respectively. इसको थिन और थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट जो रहते हैं वो थिनर रहते हैं, पतले रहते हैं एज कम्पेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, hence the commonly called the thick filament respectively. In the center of the each eye band is an elastic fiber called Z fiber। यहाँ पर Z fiber देखने को मिलता है which uh, this bisects it. The thin filament are firmly arranged attached to the Z line. The thick filament is A band and are also held together by the middle of the band by the thin filament fibrous membrane called the hemline. The A and I band are arranged alternatively through the length of the myosin fiber. The portion of the myofibril between the two successive Z line is considered as the fundamental unit of the contraction and is called the sarcomere. इसको sarcomere कहते हैं. In a resting state, edge of the edge देखिए यहाँ पर the portion of the microfibril between two successive Z line is considered as the functional unit of the contraction and it is called sarcomere. In a resting state, the edge of thin filament of each of either side of the thick filament partially overlap to the free end of the thick filament, leaving the center part of the thick filament. The central part of the thick filament not overlapped by the thin filament are called
एज द एच जोन, यहाँ पर इसको एच जोन कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से बताया गया। एक जेड लाइन होती है, ये बीच में एक ए बैंड होता है, फिर यहाँ पर एक एच बैंड होता है, एच जोन होता है, और फिर एक आई बैंड होता है। इस तरीके से हमने पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होता है। थैंक यू सो मच, है ना।